हेलो क्लास, वेलकम बैक टू कैलिबर एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, विच इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो क्लास लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? मैटर इन आवर सराउंडिंग। आई होप सो वो लेक्चर आपको समझ में आया हो। और इफ यू गेट एनी क्वेरी ऑन दैट वीडियो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एंड आई जस्ट एड्रेस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हम लोग अगर क्लास डिस्कस करें इस चैप्टर के बारे में, तो मैं एक छोटा सा टर्म के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा सबसे पहले, एंड दैट इज मैटर। कि मैटर क्या होता है? अब मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। मतलब क्या था? एनीथिंग दैट occupies space and has mass is known as मैटर। मैटर क्या होगा? कोई भी ऐसा चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे या फिर उसके पास कोई मास अवेलेबल हो, तो दैट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज मैटर। अब मैटर की अगर क्लास में बात करूं, ये तो आपके पिछले टर्म, ये पिछले चैप्टर्स के रिवीजन का था। अब अगर मैं इसी तरह पूछूं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम लोग क्या जानते हैं? देयर आर थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर दैट वी नीड टू स्टडी राइट नाउ, एंड दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलो, इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? चैप्टर 1 में इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और उसके बीच का डिफरेंस, एंड द मेन थिंग वाज इंटर कन्वर्जन बिटवीन दीज स्टेट्स ऑफ मैटर, कि हम लोग एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरा स्टेट ऑफ मैटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो क्लास, इतना आई गेस आप लोगों को लास्ट लेक्चर में क्लियर हो गया था। तो हम लोग आज के लेक्चर पर मूव करते हैं, एंड द लेक्चर टुडे इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब एक वर्ड क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, प्योर। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर? प्योर सब्सटेंस क्या होगा? ऐसा चीज जो हिंदी में अगर मैं बोले इट वुड बी शुद्ध, बिना मिलावट, यही होगा। द थिंग्स दैट आर प्योर एंड डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ थिंग्स इन इट। तो अगर मैं बात करूं कोई भी ऐसा चीज जो मेरे पास सेम केमिकल कंपोजिशन का हो, इनके बीच का कॉम्पोजिशन चेंज हो ही ना। मतलब जितने भी सब्सटेंसेस हैं मेरे पास, उनसे सबके बीच का जो कॉम्पोजिशन है दैट रिमेन सेम, ठीक है। और अगर वो चीज में डिफरेंट कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन हुआ, अगर उनके पास डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन हुआ, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इम्प्योर। तो अब प्योर का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर के पार्टिकल्स हु बहू सेम हो, फिजिकली एंड केमिकली, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं क्लास कि मेरे पास, लेट्स टेक अ एग्जांपल, आपने पढ़ा होगा कि मेरे पास एक सब्सटेंस है लाइक घी। अगर मैं घी के बारे में बात करूं तो आपने क्या देखा है कि कहीं कहीं पे लिखा रहता है प्योर घी। इज घी एक्चुअली प्योर? क्या वो प्योर है? अगर मैं बात कर रहा हूँ घी के बारे में क्लास, तो देखना इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। इसके अंदर एक तो फैट है, दूसरा क्या है? प्रोटीन है, थर्ड पार्ट इज मिल्क पार्टिकल्स, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर क्या बना रही है? घी। तो प्योर घी कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कहीं, क्या ये प्योर है? क्या ये इम्प्योर घी हो गया? नहीं। जो घी का कॉम्पोजिशन है, द थिंग, घी का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या रहा? सेम है, पर उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस ऐड हुए हैं क्लास। इस बात पे ध्यान देना। तो अब इज घी अ प्योर कंपोनेंट? नो, घी इज अ मिक्सचर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है क्लास, एंड दैट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है क्लास? मिक्सचर इज, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ
different kinds of, it is combination of different kinds of pure components. ठीक है, most of the things around us are impure, are basically not impure, it is mixture. हमारे आसपास होने वाली बहुत सारी चीजें क्या हैं, मिक्सचर है। तो अगर मैं डिस्कस करूं क्लास कि व्हाट एक्चुअली मिक्सचर इज, तो मिक्सचर के बारे में मैं क्या जानता हूं कि एनीथिंग दैट इज मेड अप फ्रॉम प्योर कंपोनेंट। घी का एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं क्लास, आपने किया होगा लेमनेड। लेमनेड का दूसरा नाम क्लास में तो क्या था, शिकंजी। शिकंजी। अब क्लास लेमनेड इज इट अ impure substance? No, it is just simply a mixture of pure components. कैसे, इसमें एक प्योर कंपोनेंट क्या है मेरे पास, लेमन एक्सट्रैक्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट या जूस। इसके बाद मेरे पास सेकंड क्या है, इसमें इसमें मेरे पास वाटर आता है। फिर इसके बाद इसमें शुगर आता है। अब क्लास अब आप बोलोगे सर वाटर भी तो होता है, वाटर में भी तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बिकॉज इट्स फॉर्मूला इज H2O। तो इसमें पर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 1 ऑक्सीजन, देन दे फॉर्म वाटर। तो यस क्लास, हमारे पास जो वाटर होता है दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली मिक्सचर क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। तो क्लास आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि व्हाट आर मिक्सचर। तो हम लोग आगे टॉपिक में मूव करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं क्लास कि मिक्सचर तो मैंने जान लिया क्या होता है, पर सर क्या सारे के सारे मिक्सचर एक जैसे होते हैं, नहीं, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर। तो अगर मैं बात करूं, देयर आर 2 different kinds of mixture. What are those? First one is homogeneous mixture, and the second one is heterogeneous mixture. ठीक है, तो क्लास हमारे पास कितने तरह के मिक्सचर हुए, 2 तरह के मिक्सचर हुए। कौन से, एक तो हो गया होमोजीनियस, दूसरा क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ड होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सर बहुत बड़ा है, क्या होता है ये, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, क्लास होमो वर्ड से क्या पता चल रहा है, होमो वर्ड से पता चल रहा है सेम, वन। होमो वर्ड का अगर क्लास में बात करूं तो यू गेट द थिंग दैट इट इज वन, it is one, and genius means mixture. Okay, तो homo means one and mixture, तो one mixture क्या होगा, तो क्लास homogeneous is a kind of mixture। चलो पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, cannot be differentiated by naked eye, can be separated by physical methods, physical
चलो क्लास, इसको आप लोग नोट डाउन करो, मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली क्लास, व्हाट आर होमोजेनियस मिक्सचर? तो होमोजेनियस मिक्सचर आर अ काइंड ऑफ मिक्सचर वेयर द पार्टिकल्स या फिर द प्योर कंपोनेंट्स कंबाइन इन सच अ वे दैट दे कैनॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय नेकेड आइज। तो अगर क्लास में बात करूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई इफ आई टॉक अबाउट सॉल्ट वाटर, मैंने एक बीकर लिया क्लास, उस बीकर में मैंने क्या किया, वाटर ऐड किया, और फिर लास्ट में उसमें मैंने थोड़े बहुत सॉल्ट के पार्टिकल्स ऐड कर दिए। ठीक है, ठीक है, सॉल्ट के पार्टिकल्स ऐड कर दिया। अब क्लास क्या होगा, अगर मैं एक बीकर लेके उसके अंदर सॉल्ट को मिक्स करूंगा, क्या होगा, क्या थोड़े देर के बाद आप उसमें सॉल्ट और वाटर का डिफरेंस बता सकते हो कि सर वो देखो, वो रहा वहां पे सॉल्ट और दूसरी जगह पे वाटर है? नहीं, बिकॉज द पार्टिकल गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक टर्म यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम लोग अपने नेकेड आई से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और हम लोग उनको अपने नेकेड आई से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। सेकेंड थिंग, पर एक कॉमन चीज़ में क्या है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं हम चाहें तो उनको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जस्ट लाइक इफ आई हैव अ सॉल्टी वाटर, आई कैन जस्ट डू द मेथड ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट आउट द सॉल्ट एंड वाटर प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। ओके, तो क्लास ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर वेयर द डिफरेंट प्योर कंपोनेंट्स combine with each other and cannot be differentiated by naked eyes but can be separated by physical methods. The particles are uniformly distributed class, ये term को याद रखना, uniformly distributed. Next thing we move on to the topic and that would be heterogeneous mixture class. Heterogeneous mixture. Hetero means different. Like homo meant one. Hetero means different. Hetero means different. अब अगर मैं क्लास बात करूं कि हेट्रो डिफरेंट का मतलब क्या, अब यहाँ पे भी मेरे पास प्योर कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। नाउ हियर आल्सो वी हैव प्योर कंपोनेंट्स, so I'm just writing in pointers the mixture in which pure components combine with each other, combine with each other in such a way that they can be differentiated easily। मतलब कोई एक ऐसा मेथड जहाँ पे, कोई एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे हम लोग पार्टिकल्स को क्या कर पा रहे हैं, इजीली डिफरेंशिएट आउट कर पा रहे हैं। अगर आप पूछूं क्लास में एग्जांपल बोलूं, व्हाट विल हैपन इफ यू मिक्स ऑयल एंड वाटर, व्हाट विल हैपन व्हेन यू मिक्स ऑयल एंड वाटर? चलो क्लास, ऑयल इज अ प्योर सब्सटेंस, वी नो दैट, वो एक सिंगल कंपोनेंट से बना हुआ है, एंड वाटर इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। I know it is a homogeneous mixture, but yet it is a pure substance. So now let's class, if we take a beaker, again we add water to it. So the container contains full water. Now what will happen if we add oil to it? ऑयल क्या करेगा क्लास, वहां पे एक छोटा सा लेयर ऊपर में ही बना लेगा। ऑयल क्या करेगा, इस तरह एक ऊपर में लेयर बना लेगा कि सर ये रहा वाटर, ये रहा ऑयल। क्या यहाँ पे पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो? यस। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ, द पार्टिकल्स आर not uniformly
distributed. The particles are not uniformly distributed. ठीक है, तो अब क्लास क्या मैं वाटर को और ऑयल को डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल कर पा रहा हूँ। क्या मैं इन दोनों को सेपरेट कर पाऊंगा? यस, हम लोग इजीली इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं क्लास इसको हम लोग? बाय द मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, या फिर ऑयलिंग मेथड। अगर मैं क्लास बात कर रहा हूँ, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड दैट इज ऑफ सैंड एंड वाटर। ठीक है, लेट सपोज क्लास वी टेक अ बीकर अगेन। ठीक है, हम लोग एक बीकर वापस से ले रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? वापस से वही चीज वाटर ऐड अप कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर क्लास इसमें हम लोग सैंड ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास कि इसमें जो सैंड ऐड होगा वो कहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाएगा? नीचे कहीं पे। अगर मैं इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दूं, नीचे कहीं पे सेपरेट हो जाएगा। अब अगर मैं चाहूँ क्या इनको मैं सेपरेट आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे पास एक मेथड आता है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लेते हैं, उसको बीकर के अंदर ऐड कर देते हैं, और इस बीकर के ऊपर हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? एक फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर में जैसे ही हम लोग ये वाटर मिक्स सैंड को डालेंगे तो क्या हो जाएगा क्लास? देखो, अगर ये वाटर मिक्स सैंड को मैं इसके अंदर डालूं तो धीरे धीरे करके वाटर यहाँ से ड्रिप होके यहाँ पे सेटल हो जाएगा। और फिल्टर पेपर इज काइंड ऑफ क्लास छन्नी। छन्नी जानते हो आप लोग, चाय छन्नी जो होता है उस तरह का होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ छन्नी। तो वो क्या करेगा बेसिकली, जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे लाइक पार्टिकल्स ऑफ वाटर, उसको क्या करेगा? पास आउट होने देगा और नीचे में कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो सैंड होगा वो क्या होगा? वो ऊपर ही डिजॉल्व हो, ऊपर ही रिमेन आउट हो जाएगा, वहीं पे सेपरेट आउट हो जाएगा। तो मेरे को क्या दिखा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी ऑल्सो सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, अब ये था हमारा ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब क्लास यहाँ से हम लोग एक मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज ऑल अबाउट, आई गेस यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है क्लास। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर इन बिटवीन द वीडियो, अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई भी डाउट अराइज हो रहा है यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट कि सर इस टाइम पे, इस टाइम फ्रेम पे इतना डाउट था या इस टॉपिक पे ये डाउट था, आई जस्ट क्लैरिफाई इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो हम लोग क्लास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपने मूव करते हैं, दैट इज सॉल्यूशन। कोई क्वेश्चन नहीं चल रहा है क्लास? यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, मेरे पास आंसर आ गया? नहीं नहीं, दिस इज अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सो क्लास अगर मैं बात करूँ वापस से कि इफ आई हैव अ वाटर बीकर, if I take a container and add, if I take a container with water and add salt to it, what will happen? It will form a type of homogeneous mixture। होगा क्या इसके अंदर? एक homogeneous mixture बनेगा और salty water बन जाएगा। अब क्या हुआ क्लास, कभी भी आप लोग देख लो कि मैंने क्या कहा कि मैंने वाटर में सॉल्ट ऐड किया, या फिर अगर मैं बात करूं क्लास कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है बेसिकली, हमारे पास गैस होता है उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, सोडा होता है, तो मैं क्या करता हूँ लिक्विड के अंदर सोडा ऐड कर दिया। अब अगर क्लास में पूछूं उसके बाद आपको कि मेरे पास अगर एक मिल्की वाटर है तो मतलब क्या हुआ, वाटर में हल्का सा मिल्क ऐड हो गया है। अब मैं क्या दिख रहा, हमेशा से मेरे पास कुछ एक सब्सटेंस होता है जो बल्क क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और कुछ एक सब्सटेंस होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। हमेशा कम क्वांटिटी वाला सब्सटेंस को मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्सअप करता हूँ, तो जैसे ही कम क्वांटिटी को मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स करता हूँ तो एक मेरे पास नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो क्लास इफ आई टेल यू दैट any solution is made up of solute and solvent, solute and solvent। अब क्लास सॉल्यूट क्या होता है वो सुनते हैं। सॉल्यूट इज, अगर मैं लिखूं पॉइंट में इसका डिफरेंस क्लास, तो इट इज द substance
which is क्लास, यहाँ पे मैं डबल कोलन करके अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जो मेन पॉइंटर लाइन है, विच इज मिक्स्ड। क्या होगा? विच इज मिक्स्ड। अब अगर क्लास में बात करूँ सॉल्वेंट क्या होता है सर, तो इट इज द सब्सटेंस इन विच solute is mixed। एक विच इज मिक्स्ड है और इन विच solute is mixed, इन विच solute is mixed। तो अगर क्लास में करूँ तो इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। अब क्लास ये क्या होता है, एक तो हो जाता है सॉल्यूट जिसमें हम लोग मिक्स करते हैं जिसको, और एक क्या होता है सॉल्वेंट जिसमें मिक्स करते हैं हम लोग। सो व्हाट इज अ सॉल्यूट क्लास? अगर मैं बोलूँ इन हिंदी टर्म्स आई कैन जस्ट सिंपली राइट इट एज, अब मैंने क्या लिखा सॉल्यूट में, जिसको मिलाया जाए। हमेशा सॉल्यूट क्या होता है, जिसको मिलाया जाता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें मिलाया जाए, जिसमें मिलाया जाए। So always we can come to a point that solute are those substances which are mixed in the solvent to prepare a solution, and solvent are those substances which are present in which solute is added to prepare a solution। तो अगर क्लास में एक छोटा सा टेबल बनाओ तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन solute एंड solvent, तो वो कुछ इस तरह का आएगा। इसको आप लोग चाहिएगा तो नोट आउट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो, ठीक है। तो आई एम जस्ट डिफरेंशिएटिंग सम टॉपिक्स। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज मिक्स्ड। पहला चीज सॉलिड में क्या लिख दूंगा, इसको मिलाया जाता है। सॉल्वेंट में क्या होगा, एवरीथिंग इज मिक्स्ड इन इट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बोलूं क्लास, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। हमेशा सॉल्यूट क्या होगा क्लास, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। जब कभी भी कोई भी चीज स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी दैट इज आवर सॉल्यूट, ठीक है। और अगर मैं सॉल्वेंट का बात करूं, इट इज प्रेजेंट इन बल्क क्वालिटी। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन बल्क क्वांटिटी। नाउ क्लास इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो देयर इज नो मच सच पैरामीटर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, मोस्टली पॉइंट्स आर कवर्ड इन इट। मतलब कि क्या हो रहा है, जिसको मिलाया जाता है वो क्या होता है सॉल्यूट, वो हमेशा किस में होगा, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। जिसमें मिलाया जाता है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, वो किस में प्रेजेंट होगा, हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो चलो क्लास इफ आई टॉक कि लेट्स टेक अ एग्जांपल, वी हैव मिक्स्ड 10 ग्राम solute, sorry, 10 ग्राम salt to 50 ml वाटर। आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलो ट्राई करो आप लोग एक मिनट। व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, फिर मैं आंसर करता हूँ। ठीक है। तो क्लास सॉल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में हो। ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग क्या होता है, जिसको मिलाया जाए। एक वर्ड याद रखो, जिसको मिलाया जाए। तो यहाँ पे क्या किया, वी हैव मिक्स 10 ग्राम सॉल्ट, मिक्स्ड यानी कि इसको मिलाया जा रहा है। तो व्हाट वुड बी द सॉल्यूट हियर, इट वुड बी सॉल्ट, एंड सॉल्वेंट वाटर। 250 ml वाटर, मतलब सॉल्ट को मिक्स किया गया है 50 ml वाटर में। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया,
कि 10 ग्राम जो सॉल्ट था ये क्या है मेरे पास सॉल्यूट, और 50 ml वाटर जो था दैट वुड बी आवर सॉल्वेंट, ठीक है। उसी तरह क्लास अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान देना। वी हैव मिक्स्ड 10 ml वाटर टू 80 ग्राम सॉल्ट। तो इसमें बताओ क्लास सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? बढ़िया। जिन लोगों ने मेरे को ये बताया है कि इसके अंदर सॉल्यूट क्या होगा, वो होगा जिसको मिलाया जाए, मतलब 10 ml वाटर इज मिक्स टू 80 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो मेरे पास वाटर क्या हुआ यहाँ पे सॉल्यूट, क्यों? क्योंकि वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है और इसको मिलाया जा रहा है, किस में मिलाया जा रहा है? सॉल्ट में मिलाया जा रहा है। तो सॉल्ट क्या हो गया इस केस में मेरे पास? सॉल्वेंट, ठीक है। एंड एवरी टाइम जस्ट रिमेंबर द फैक्ट दैट solute is always added and solvent is something in which anything is added, okay। अगर मैं lemonade का बात करूं क्लास, if I take the example of lemonade, lemon is added to lemon juice is added to water, lemon juice is added to water, so lemon juice is our solute and water is our solvent। क्या होगा क्लास इसमें? लेमन जूस हम लोग जब बनाते हैं, शिकंजी जब हम लोग बनाते हैं क्लास, क्या करते हैं? पानी का कंटेनर लेते हैं, उसमें हम लोग नींबू गाड़ते हैं, तो दैट नींबू इज गेटिंग एडेड टू दैट लेमनेड, सो दैट lemon extract is our solute and the water is our solution। Similarly class एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। If I take the example of soda water, if take the example of soda water, तो देखो क्लास सोडा वाटर में क्या होता है, सोडा इज मिक्स्ड टू वाटर, तो यहाँ पे सोडा क्या हो गया, इट इज सॉल्यूट, एंड वाटर क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? आई गेस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि व्हाट ऑल थिंग्स आर सॉल्यूट एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं क्लास मूव करूँ टू द टॉपिक सॉल्यूशन अगेन, तो जस्ट रिमेंबर एनीथिंग दैट solute plus solvent is equal to solution। solute plus solvent is always equal to solution। क्लास जो मैंने ये वाली पॉइंट लिखी है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू वुड बी रिक्वायरिंग इन द अपकमिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आने वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर द टोटल एडिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, ओके। तो क्लास ये तो हो गया हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है एंड दैट इज एलॉयज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलॉयज। एलॉयज में अगर मैं बात करूं क्लास, तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि दैट a homogeneous mixture होता है सर, and then there is a heterogeneous mixture and there comes solution। so what are alloys? लिखो क्लास, alloys are nothing but it is homogeneous mixture of metals or non-metals। it is nothing but homogeneous mixture of metals and non-metals। तो एलॉयज क्या होता है? होमोजेनियस मतलब क्या हुआ क्लास कि आप इजीली डिफरेंशिएट करके बता ही नहीं पाओगे कि सर यहाँ पे ये है यहाँ पे वो है। अब अगर क्लास में इसमें एक एग्जांपल लूँ अबाउट ब्रास, ब्रास मतलब पित्तल, ठीक है। ब्रास का अगर एग्जांपल लूँ क्लास, इट इज मेड अप ऑफ 70% जिंक एंड 30% कॉपर। पर एक बात बताओ क्लास, क्या अगर मैं आपको एक प्रॉपर ब्रास दे दूंगा तो क्या आप मेरे को उसमें बता पाओगे कि सर देखो ये रहा जिंक, सर देखो ये रहा कॉपर? नहीं। क्यों?
because it is a homogeneous mixture, and we know that in case of homogeneous mixture the particles are so uniformly distributed that we cannot differentiate the individual components. मतलब जो पार्टिकल्स है हमारे पास वो इस तरह से मिक्स्ड होते हैं कि हम लोग उसमें उनके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्लास ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आई थी थॉट कि मैंने मिस किया था अभी, तो इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक का मूव करते हैं। दैट कम्स, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्लास, दैट इज बच्चों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब अगर मैं बात करूं तो इसका काम क्या है मेरे को, वाई डू आई नीड सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एडिशन, ठीक है, टू फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो क्लास अगर मेरे को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर का कंसेंट्रेशन निकालना है देन वी नीड सम सर्टेन स्पेसिफिक फॉर्मूलाज कि मेरे को अगर निकालना है कि इसके अंदर कोई चीज़ कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इट। तो क्लास देयर कम्स 3 इंडिविजुअल फॉर्मूला एंड दैट आर फर्स्ट इज मास बाय मास परसेंट, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज m by m. Second comes volume by volume percent या फिर v by v. Third comes mass by volume percent और m by v परसेंट। अब सर आपने तो बोर्ड में बहुत सारे फॉर्मूले लिख दिए, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करके क्या यूज़ करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं हर एक फॉर्मूले को इंडिविजुअली एक्सपैंड करता हूँ ताकि मेरे को पता तो चले मास मास क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है, मास वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, नाउ विल जस्ट मूव टू फर्स्ट थिंग एंड दैट इज मास बाय मास। तो क्लास अगर मैं बोलूँ मेरे पास कोई सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, मेरे को सॉल्यूट का वेट पता है, मेरे को सॉल्वेंट का वेट पता है, कोई मेरे से ये पूछे व्हाट अमाउंट ऑफ मास ऑफ XYZ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, मेरे को कुछ तो आइडिया होना चाहिए। तो m by m is it is also denoted as m by m, it is basically mass of solute divided by mass of solution into 100। इंटू 100 क्यों हुआ क्लास, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट फार्मूला एंड इट इज m by m विच इज मास बाय मास परसेंट। चलो नाउ विल मूव टू आवर सेकंड फार्मूला एंड दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं क्लास, v by v, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution into 100। वापस 100 मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है क्लास, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज, ओके। इसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला आ रहा है मेरे पास, इसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है दैट इज मास बाय वॉल्यूम। ये क्या होता है, m by v से डिनोट होता है एंड इट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बेसिकली क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके। तो अगर अब क्लास में बात करूँ, इस पे कुछ गिने चुने न्यूमेरिकल्स आते हैं मेरे पास, तो आई थिंक मैं इस लेक्चर में 2 से 3 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ आपके साथ, और फिर जब इस पे एक स्पेसिफिक रिक्वायर्ड जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के एक लेक्चर वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं बहुत सारे PYQs और NCERT के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आज के क्लास में मैं कुछ सर्टेन टॉपिक्स के, इस टॉपिक्स में से कुछ सर्टेन क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जिसमें मेजर सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे,
न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन क्लास। अगर आई हैव अ क्वेश्चन, calculate m by m percent of salt of 20 gram salt present in 100 ml of 100 gram of सॉल्यूशन। चलो क्लास, अब मेरे को क्वेश्चन क्या मिल रहा है कि मेरे को m by m परसेंटेज कैलकुलेट करना है कब, व्हेन आई हैव 10 ग्राम 20 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर क्लास में देखूँ यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डेटा था मेरे पास, वो सारे के सारे क्या अवेलेबल हैं, डू आई हैव दैट। तो गिवन में अगर मैं लिखूँ मास ऑफ सॉल्ट, सॉल्यूट लिखता हूँ मैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सॉल्ट, क्योंकि मेरे को पता है क्या किया गया, सॉल्ट है कम क्वांटिटी में, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कुछ और होगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जा रहा है मेरे पास 20 ग्राम, और उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। तो क्लास अगर मैं डायरेक्टली m बाई m वाला फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, देखो m बाई m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो ये 100 से ये 100 गया, द आंसर इज 20%। सो व्हाट इज द m बाई m परसेंट हियर, इट इज 20%। तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा क्लास कि अगर मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा था, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था, तो मैंने क्या निकाल लिया, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। ये एक तरह का क्वेश्चन है, अगर आप लोग को लिखना है आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्लास, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी व्हाट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज। कैलकुलेट v by v percent of a 30 ml solution, 30 ml salt present in 70 ml वाटर। चलो क्लास, अब मैंने क्या देख लिया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब मेरे को क्या निकालना है, v by v परसेंट ऑफ 30 ml सॉल्ट प्रेजेंट इन 70 ml वाटर। तो अगर क्लास में इसको सॉल्व करूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, मास, सॉरी गिवन में अगर मैं डेटा लिखूं क्या है, वॉल्यूम ऑफ, या सॉल्ट की जगह पे क्लास में आई एम जस्ट टेकिंग यार इथेनॉल, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में इथेनॉल इज इक्वल टू 30 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखना क्लास इधर सॉल्वेंट वाटर के बारे में दे रखा है, दैट इज 70 ml। क्यों प्रेजेंट इन 70 ml वाटर, क्या मेरे को यहाँ पे लिखा है 70 ml ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, क्या लिखा हुआ है 70 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या वाटर कितना हो गया 70 ml। तो पहले तो मेरे को अगर मैं देखूँ उस क्लास, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ v बाई v, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि है मेरे पास गिवन, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मेरे पास ये वाला डेटा मिसिंग है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, फॉर्मूला नंबर 1 की क्लास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना है 30 ml प्लस 70 ml, कितना आ गया 100 ml। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया क्लास, 30 से 70 को ऐड किया तो 100 ml, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं v बाई v कितना हो जाएगा,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 तो इक्वल टू 30%। सो व्हाट इज द v by v परसेंट हियर, इट इज 30%। ओके क्लास, इसी तरह कुछ कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे मेजरली आपकी यही फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर में आपको 3-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। कहीं पे क्या होगा, एम बाई एम निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा होगा। तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को एडअप करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि मेरे पास वो एम बाई एम वाला फॉर्मूला है। कहीं कहीं पे क्या हो सकता है क्लास, वी बाई वी का वो परसेंटेज दे रखा हो कि इट इज़ अ 20% वी बाई वी सॉल्यूशन, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा हो या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा हो, तब फिर हम लोग क्या बोलेगा, कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे। सेम फॉर्मूला जैसे कि अराउंड मूव आउट करेंगे। ठीक है, तो आई गेस इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी पे जो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, या फिर मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। चलो क्लास, इसके बाद हम लोग कुछ नए टॉपिक से मूव आउट करते हैं एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ सस्पेंशन। अभी तक मैंने क्या पढ़ लिया, सॉल्यूशन, थक भी गया होंगे तुम लोग। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सस्पेंशन। क्लास, मैंने अब एक बात कही थी कि मिक्सचर कैन बी आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सिमिलरली solution can be either homogeneous or heterogeneous. Solution, pure solution can only be homogeneous. Suspension is basically heterogeneous mixture. It is basically heterogeneous mixture. ठीक है, अब heterogeneous mixture है तो एग्जांपल भी मैं दे दूं। What will happen class if I mix sand with water? What will happen if I mix sand with water? अगर मैं सैंड और वाटर को मिलाता हूँ क्लास तो क्या हो जाएगा मेरे पास, थोड़े टाइम तक तो सैंड कहीं कहीं पे घूमेगा, फिर क्या होगा, लास्ट में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो क्या वो जब तक घूम रहा है, क्या तब तक हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? हाँ। क्या वो सेटल डाउन जब हो गया, क्या तब हम उसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? हाँ। तो फिर सस्पेंशन क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे हम लोग के पार्टिकल्स को हम विजिबली सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके बाद क्लास में अभी एक कंपैरिजन टेबल बनाऊंगा आपको ये वाला समझाने के लिए विथ सॉल्यूशन सस्पेंशन। एक काम करता हूँ, लेट्स मूव टू दैट टेबल एंड लेट्स प्रिपेयर प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। चलो क्लास, एक बार इसको देखते हैं। पहला जो टेबल बना रहा हूँ मैं, दैट इज अबाउट प्रॉपर्टीज, कि किन किन पैरामीटर्स पे हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट इज सॉल्यूशन, सेकेंड इज सस्पेंशन, थर्ड आर कोलॉइड्स, चलो क्लास, अगर मैं बोलूं आपको सबसे पहले कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन विच वी कैन डिसाइड, तो सबसे पहला पैरामीटर आएगा, लेट्स सपोज इट इज बेस्ड ऑन विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। देखना क्लास, पहला पैरामीटर दैट आई एम कंपेयरिंग इज विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। क्लास, मैं जब भी सॉल्यूशन बोलूं जस्ट रिमेंबर लेमिनेट, ठीक है। फिर मैं जब कभी सस्पेंशन बोलूं जस्ट रिमेंबर सैंड वाटर, और मैं जब कभी भी कोलॉइड्स बोलूं तो जस्ट रिमेंबर दैट आर मिल्क। ठीक है, ताकि जो आप लोगों को डिफरेंशिएट करने में मैं अचानक अचानक कुछ लिखूं आप लोगों को क्लियर रहे। ठीक है, तो द फर्स्ट पैरामीटर इज विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। अब बताओ क्लास, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लेमनेड, कि सर यहाँ पे लेमन है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, वहां पे लेमन है? नहीं। So visibility of particles cannot be differentiated by naked eyes,
कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय नेकेड आइज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अबाउट सस्पेंशन क्लास, क्या तुम सैंड वाटर को डिफरेंशिएट कर सकते हो नेकेड आइज से? यस, सो यस इट कैन बी differentiated by naked eyes, ठीक है। एंड व्हाट इन द केस ऑफ मिल्क, कैन यू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क, क्या तुम देख के बता सकते हो कि कहाँ पे फैट प्रेजेंट है, कहाँ पे मिल्क प्रेजेंट है, कहाँ पे वाटर प्रेजेंट है? नहीं। तो इसमें भी क्या आएगा? नो, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है। सेकेंड पैरामीटर जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास, इट इज पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज। तो क्लास अगर मैं बात करूं कि अगर मैं पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं तो इसका पार्टिकल साइज क्या होगा? बहुत कम होगा कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो क्लास देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं पार्टिकल साइज के बारे में, तो द साइज इज लेस दैन 1 नैनोमीटर। अब क्लास सोचो 1 मीटर कितना हुआ? छोटा। 1 सेंटीमीटर और छोटा। आप 1 नैनोमीटर सोचो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हो रहा है, और उससे भी छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में क्लास साइज इज मोर देन, साइज इज मोर देन 1 नैनोमीटर। क्या होता है? मोर देन 1 नैनोमीटर। कोलॉइड्स के केस में क्लास, कोलॉइड्स क्या होता है? साइज इज इन बिटवीन, इज less than 100 nanometer but more than 1 नैनोमीटर। मतलब कोलॉइड्स में क्या हो रहा है? वो 1 नैनोमीटर से तो बड़ा है पर 100 नैनोमीटर से क्या है? छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं उसके बाद बात करूं तो ये दोनों पॉइंटर्स आई गेस आपको क्लियर हो गए। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड टॉपिक एंड इट इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी ऑफ लाइट। तो क्लास देखो, क्या आप, अगर मेरे को एक बात बताओ, एक मेरे पास बीकर लो जिसके अंदर आपके पास क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एग्जांपल आप क्या ऊपर देख सकते हो? लेमनेट। क्या मैं अगर उसके एक तरफ से लाइट जलाऊंगा तो दूसरे तरफ पे लाइट दिखेगा? वुड इट बी विजिबल? यस ऑब्वियसली। तो विजिबिलिटी ऑफ लाइट, यस इट इज विजिबल। पर इन केस ऑफ सस्पेंशन क्या वो दिखेगा? नो, इट इज नॉट विजिबल। क्यों? इट विल ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट एज द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो नो, इट इज नॉट विजिबल। और अगर मैं कोलॉइड्स का बात करूं क्लास, तो क्या कोलॉइड्स के केस में हमें पार्टिकल्स दिखेंगे? बिल्कुल। लाइट अगर पास होगा तो मेरे को इतना तो पता है कि लाइट पास होगा, यस, बट पार्शियली, पूरा का पूरा नहीं पास होगा, ठीक है। पूरा का पूरा लाइट पास नहीं होगा, ठीक है। क्लास आप लोग इन 3 पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे वाले टॉपिक पे मूव करता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं एक फोर्थ पॉइंट पे मूव करता हूँ एंड दैट इज लास्ट थिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब लाइट का स्कैटर करने का मतलब क्या होता है क्लास? मतलब बल्ब को आप कभी जलाए हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो लाइट्स क्या होता है? उसमें स्कैटर होता है, मतलब बहुत सारे डायरेक्शंस में प्रोपेल होता है, जाता है बहुत सारे डायरेक्शन में, इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन। पर किसी पार्टिकल से टकरा के लाइट का वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाना बहुत सारे डायरेक्शंस में,
उसको क्या कहेंगे, स्कैटरिंग। अब अगर क्लास में बोलूँ सस्पेंशन, ये सॉल्यूशन के केस में, तो पार्टिकल साइज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। अब लाइट क्या होगा, उसको इजीली ओवर पास कर देगा, तो क्या ये स्कैटर करेगा लाइट को, नहीं, तो नो, नो, इट डज नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, ये क्या करेगा, लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। अब अगर मैं सस्पेंशन का बात करूँ तो हाँ, वो तो लाइट को स्कैटर कर सकता है, तो क्या वो स्कैटर करेगा लाइट को, यस, दे विल स्कैटर लाइट। ठीक है, तो क्या करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा। अब अगर मैं मिल्क का बात करूं, तो मिल्क के पार्टिकल्स क्या हैं, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, मतलब कि लाइट तो ये पूरी तरीके से पास नहीं करने देंगे, ना पूरी तरीके से लाइट को रोक पाएंगे, क्योंकि ये 100 नैनोमीटर से छोटे हैं। तो क्या करेगा, यस, दे विल ऑल्सो स्कैटर लाइट। दे विल ऑल्सो स्कैटर लाइट। चलो क्लास, अगर मैं उसके बाद बात करूं, कौन से टॉपिक पे अगर मेरे को मूव करना है, एक लास्ट टॉपिक बच रहा है क्लास, एंड दैट इज अबाउट पाथ ऑफ लाइट, दैट इज अबाउट पाथ ऑफ लाइट। ओके, ठीक है, द लास्ट टॉपिक इज पाथ ऑफ लाइट। चलो क्लास, अब मैं अगर बात करूं पाथ ऑफ लाइट के बारे में, तो पाथ ऑफ लाइट क्या होगा, क्या सॉल्यूशन बताएगा कि मेरे में से जब लाइट क्लियर हो रहा है, जब कभी भी अगर मैं एक सॉल्यूशन रखूं, उसके सामने से लाइट अगर मैं पास कराऊं, तो क्या होगा, लाइट इजीली पास कर जाएगा। तो क्या वो कहीं पे ब्लॉक हो रहा है, लाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल की साइज क्या, साइज है, बहुत छोटे। तो लाइट अगर ब्लॉक हो ही नहीं रहा है, तो पाथ ऑफ लाइट दिखेगा कैसे। वी ऑलवेज नो टू सी एनी शैडो और एनीथिंग वी नीड सम ओपेक ऑब्जेक्ट। पाथ दिखने के लिए भी मुझे कुछ एक वहां पे हिंड्रेंस चाहिए होगा, जो मेरे पास सॉल्यूशन के केस में तो है नहीं। तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल, नो। अब क्या सस्पेंशन दिखाएगा क्लास, ये सोचो, अगर सॉल्यूशन नहीं दिखा पा रहा तो सस्पेंशन कहाँ से दिखाएगा, क्यों, बिकॉज दे हैव वेरी लार्ज साइज एंड दे विल ब्लॉक ऑल द लाइट। सॉल्यूशन क्या कर रहा था, एक को भी नहीं रोक पा रहा था, सस्पेंशन क्या कर रहा है, पूरे को रोक ले रहा है लाइट को। तो क्या होगा इसमें भी, नो। अब एक ऑप्शन आता है मेरे पास अबाउट कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स क्या होते हैं क्लास, लाइट को थोड़ा सा पास होने देंगे और थोड़ा बहुत पास नहीं होने देंगे। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर ही करते हैं। सो क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस इन बिटवीन सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स। एग्जांपल्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं क्लास स्टार्टिंग से, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलो क्लास, इसके बाद इफ आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। अगर मैं हेडिंग डालूं, इट इज colloids and different types of colloids, different types of colloids। ठीक है, अब colloids क्या था क्लास, colloid was basically एग्जाम्पल दैट वी टुक वाज मिल्क। प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिए पहले ही। अब colloid एक्चुअली में क्या है, colloid आर द पार्टिकल्स which are not very much small in size and not very perfectly mixed, just like solution, and not very big in size and irregularly mixed, just like suspension। ये कहीं बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मोस्टली इसके जो लाइट है वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, तो जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्या होता है, विजिबल होता है। अब अगर क्लास आपने एक वर्ड सुना होगा, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन क्या होता है,
देखो क्लास, अगर मैं कंटेनर ले रहा हूँ कोलॉइड के केस में, मेरे को क्या पता है कि पार्टिकल अगर यहाँ से है तो यहाँ यहाँ कहीं पे पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे। तो अगर if I use a torch and throw light on this, तो लाइट पहले, थोड़ा सा लाइट कर ले रहा हूँ पेन को, तो लाइट पहले क्या करेगा, इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, मेरे को क्या पता है कि ये लाइट को स्कैटर करेगा और अल्टीमेटली कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। सिमिलरली सारों का होगा इसी तरह, अल्टीमेटली कहाँ मिल रहा है, यहाँ। तो अब मेरे को क्या दिख रहा है, ये जो मेरे पास मोशन है ये क्या है, थोड़ा सा जिगजैग टाइप का मोशन है, मतलब कुछ इस तरह का मोशन है, मतलब कोई रैंडमली जिगजैग मोशन है। तो क्लास, इफ आई वुड से व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, इट इज बेसिकली zigzag motion of particles, zigzag motion of particles। क्या होता है ये, zigzag motion of particles। तो ब्राउनियन मोशन के बारे में क्लियर हुआ। तो चलो क्लास, अब एक इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। चलो क्लास, इस पे लिखने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। अब अगर क्लास में बोलूँ कि गर्मी के मौसम के बारे में सोचो, धूप की एक रे कहीं से आ रही है, ठीक है, अगर मैं उसमें कपड़ा झाड़ूंगा जोर से तो क्या दिखेगा, डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो मेरे को दिखेंगे कि कैसे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, दिखेंगे। ओके, तो फिर अगर मैं बोलूँ सेकंड एग्जांपल, क्या आपने पुरानी मूवीज या खुद गांव में कभी एक्सपीरियंस किया है जाके कि लाइट जो रे होती है, कैनोपी होता है, पेड़ का जो टॉप लेयर होता है उससे कुछ लाइट की रेज नीचे आती हैं, उसमें पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, देखे हो ना। सो दैट काइंड ऑफ इफेक्ट वेयर देयर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल ड्यू टू इट, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। द इफेक्ट थ्रू विच path of light becomes visible due to scattering of light is called Tyndall effect। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट। चलो क्लास, अगर मैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट। दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब क्लास डेफिनेशन साइड करके मैं काम करता हूँ, आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ क्लास, इफ दीज आर द, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लास ड्राइंग में, दीज आर आवर ट्रीज, और जो टॉप मोस्ट रीजन होता है ट्री का क्लास, वो क्या होता है, कैनोपी। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है कि यहाँ से कुछ जब सनलाइट यहाँ पे, जब मैं बोलूँ यहाँ पे से सनलाइट आता होगा, कैनोपी पे आता है, सॉरी होगा क्या है, तो जब सनलाइट आता है तो क्या होता है, बेसिकली कुछ रे ऑफ लाइट इस तरह से विजिबल होती है, कुछ रे ऑफ लाइट इस तरह से विजिबल होती है, जिसके अंदर मेरे को छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, जिसकी वजह से मेरे को क्या पता चलता है कि वो पर्टिकुलर पाथ ऑफ लाइट वैसे पार हो रहा है। मेरे को क्या दिखता है, ट्रायंगल शेप में क्या दिख रहा है, लाइट आ रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं। तब क्या हो रहा है, बेसिकली स्कैटरिंग हो रही है मेरे पास लाइट की, क्या हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है, जिसकी वजह से मेरे को पता चल रहा है कि लाइट कहाँ से आ रहा है। अब मेरे को कैनोपी में क्या पता चल रहा है कि लाइट ऊपर से आ रहा है सर, मेरे को तो पता है जो पेड़ के बीच का रीजन है यहाँ से लाइट पास होकर नीचे आ रहा है। क्या आपको लाइट विजिबल होता है ऐसे, can you see the path of light in general case, no, but due to that scattering of light we can see the path of light।
सो ड्यू टू द ये इफेक्ट को क्या कहते हैं जिसके वजह से वी कैन सी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ultimately leading to the path of light, that is called Tyndall effect. Tyndall effect helps us to see the path of light. तो ये था क्लास ऑल अबाउट टिंडल इफेक्ट. अब टिंडल इफेक्ट के बाद क्लास अगर मैं मूव करूं, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स. टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स में क्लास आप लोग एक टेबल है वो देख लेना. देयर आर टू थिंग्स दैट विच इज डिस्पर्जन मीडियम and dispersed phase and dispersed phase. अगर मैं बात करूं सॉलिड और गैस मिलके क्या बनाता है, एरोसोल कोलॉइड. ये क्लास याद तो अब आपको मैं क्या कहूँ, रट लो या जो है, आप लोग जस्ट टेबल से जा सकते हो. मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ हार्ट टू हार्ट. तो अब ये जो नया टर्म दिख रहा है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, मैं अगर बोलूँ क्लास इन शॉर्ट टर्म्स डिस्पर्स फेज इज जस्ट लाइक सॉल्यूट. मतलब ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, जैसे कि अगर लाइट और डस्ट की वजह से क्या दिख रहा था, पाथ ऑफ लाइट, तो डस्ट क्या था यहाँ पे, डिस्पर्स फेज, कम क्वांटिटी में था जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट दिख रहा है. सो डस्ट वॉज डिस्पर्स फेज और लाइट यानी कि एयर वॉज आवर डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है, तो डिस्पर्जन मीडियम उस हिसाब से क्या हो गया, सॉल्वेंट. ऑल द सॉल्यूट सॉल्यूट में कंफ्यूज मत करना इसको, दिस हैज नो कनेक्शन विद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, अब अगर मैं कहूँ पाथ ऑफ लाइट मेरे को दिख रहा था, क्यों दिख रहा था, क्योंकि मेरे पास लाइट आ रहा था विच इज आवर डिस्पर्जिंग मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, और उसके अंदर किसके वजह से वो लाइट का पाथ दिख रहा था हमें, डस्ट पार्टिकल की वजह से. सो दैट डस्ट पार्टिकल्स वाज आवर डिस्पर्स्ड फेज. उसी तरह का एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो देयर आर इन टोटल 8 एग्जांपल्स. ठीक है, चलो क्लास दैट वाज ऑल अबाउट सस्पेंशन सॉल्यूशन कोलॉइड्स. नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करते हैं, थोड़ा सा easy and familiar topic, and that is physical and chemical change. Physical and chemical change. अब अगर क्लास में बोलूँ what are the physical changes, the changes in which the particle don't change their physical composition, मतलब they don't change their physical properties, like cutting of tree. ऐसा तो नहीं होता क्लास कि पेड़ को अगर मैं काट दूं वो हीरे में बदल जाए, नहीं होता. ऐसा तो नहीं होता कि मैं पेपर को कट कर दूं तो पेपर का एक साइड कोयला बन जाएगा और एक साइड क्या सोना बन जाएगा, नहीं होता. उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है. क्या होती है बेसिकली, वो दोनों तरफ पेपर ही होंगे, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आएगा. और केमिकल चेंज के बारे में बात करूं तो दे चेंज देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, दे चेंज देयर केमिकल कॉम्पोजिशन. ये तो आई गेस आप जानते होंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में. अब इसका यहाँ क्या यूज़ है, तो क्लास अगर मैं बात करूँ फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में तो आई गेस टॉपिक्स आर क्लियर. सो इफ आई मे डिस्कस व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंबाइन एटम्स फिजिकली, व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंबाइन एटम्स फिजिकली. तो देखो क्लास, अगर मेरे पास लेट सपोज एक एटम है, लेट्स टेक अ एलिमेंट सोडियम, इसके अंदर क्या होगा, वी नो दैट एटम इज इनडिविजिबल, बेसिकली एलिमेंट is divisible and the most smallest part is called atom and atoms are indivisible. तो अब जो सोडियम एलिमेंट है या मेटल है वो बहुत सारे छोटे छोटे सोडियम मेटल से मिलके बना होगा, बहुत सारे छोटे छोटे सोडियम मेटल्स के साथ मिलके बना होगा. अब देखो ये सब जो बहुत सारे छोटे छोटे सोडियम मेटल्स हैं क्या होगा, दे वुड बी हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज and same chemical properties. They would be having same physical properties और same chemical properties. क्या ऐसा होगा
कि ये वाला सोडियम मेटल बोलेगा, सोडियम एटम बोलेगा कि भाई देखो मैं तो बड़ा हूँ, मेरे पार्टिकल्स अलग हैं तुमसे, नहीं। क्या होगा, दोनों के पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम। और इनके जो पार्टिकल का फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, साइज, एवरीथिंग वुड बी सेम टू अदर सोडियम मेटल, सोडियम एटम। ठीक है, तो ये क्या होता है, एटम्स। अब जब एटम्स को मैं केमिकली कंबाइन करूं, व्हेन वी कंबाइन एटम्स केमिकली दे फॉर्म एलिमेंट्स। When atoms combine, sorry, atoms combines, they form elements। ठीक है, तो बहुत सारे एटम्स जब कंबाइन होंगे तो जाके क्या फॉर्म करेंगे, एक एलिमेंट। नाउ लेट सपोज एक एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ Na मेरे पास एक एलिमेंट बना। अब अगर मैं बोलूं कि क्लास मेरे पास एक और एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ है क्लोरीन, मेरे पास एक और एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ है क्लोरीन। अब क्लास में को एक बात बताओ, क्या सोडियम के एटम और क्लोरीन के एटम सेम होंगे, बताओ, नहीं होंगे। क्यों, क्लोरीन की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है तो उसके एटम के भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगे। सोडियम के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं तो उसके भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के एटम्स के भी डिफरेंट होंगे। तो दोनों के जो एटम्स है वो एक दूसरे से तो अलग है। अब जब मैं इन दोनों को अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इन दोनों को केमिकली कंबाइन करूंगा, केमिकली कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक एक चीज आएगा जो क्या होगा, NaCl। एक चीज आ रहा है दैट इज NaCl। नाउ दिस when elements get combined to each other chemically, they are called, what are they called, compounds, compounds। So what are compounds, when elements combine chemically they form compounds। मतलब जब कभी भी अपने को क्या दिखा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, सिमिलर एटम्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के। अब हर एलिमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट एटम, हर एलिमेंट के जो सिमिलर एटम्स हैं वो कंबाइन होकर क्या बना रही है, एक एलिमेंट। मतलब सोडियम के खुद के एलिमेंट्स अगर मैं बात करूं तो इधर अगर मैं बात करूं क्लास, सोडियम के छोटे छोटे एलिमेंट्स थे, एटम्स थे, ये सब आपस में कंबाइन होकर क्या बना है, Na एलिमेंट। ये एटम था, कंबाइन होकर क्या बनाया, एलिमेंट। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन के छोटे छोटे एटम्स थे जो एक दूसरे से, सोडियम के एटम से डिफरेंट हैं, साइज में भी, बॉइलिंग पॉइंट में भी, हर एक चीज में। इसके एलिमेंट्स मिलके क्या बनाए, एटम्स मिलके क्या बनाए, क्लोरीन एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट। और दो एलिमेंट कंबाइन होके क्या बनाए, एक कंपाउंड। क्या बनाए, एक कंपाउंड। ठीक है, अब अगर क्लास में बात करूं तो यू नो वाटर एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं सम काइंड्स ऑफ एलिमेंट। अब मैंने एक सोडियम एलिमेंट लिया था, एक, उसके बाद मैंने लिया था एक एलिमेंट दैट वाज क्लोरीन। अब क्लोरीन वाज नॉन मेटल एंड सोडियम वाज, sorry, chlorine was non-metal and sodium was metal। So now if I say the elements are divided into three parts and that is metals, non-metals and metalloids। क्या क्या होते हैं, metals, non-metals and क्या क्या होते हैं, metals, non-metals and metalloids। Now I am just going to discuss some of the properties again to differentiate between metal, non-metal and metalloids। Properties that would be physical properties, nothing else, that would be physical properties। Now just discussing on the physical properties,
So the first point that I am going to discuss is ringing sound. Ringing sound. अच्छा क्लास, खुद सोचो, लोहा जो होता है मेरे पास, अगर मैं उसको मारूं टन, इसी तरह का साउंड आता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जनरली मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, यस। डज नॉन मेटल प्रोड्यूस इट? नो। लकड़ी पे मारो क्लास, ठक ठक ठक, क्या वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं। वहीं पर अगर मैं मेटल पे मारूंगा तो क्या आएगा? टन, जो छोटी सी गुनगुनाहट वाली आवाज, दैट इज कॉल्ड रिंगिंग साउंड। सो इट इज ऑब्टेन्ड इन नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स को क्लास में लास्ट में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बोलूं melting and boiling points, melting and boiling points of metals are very high, very high। एक्सेप्शंस हैं उधर, एक्सेप्शंस हैं उधर। और जो नॉन मेटल्स के होते हैं इनका वेरी लेस, एक्सेप्शंस इधर भी हैं। उसके बाद एक पॉइंट आ जा रहा है, सो रिंगिंग साउंड हो गया, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी हाउ टू मेक देम इनटू स्मॉल थिन शीट्स क्लास। तो और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? बेसिकली दे कैरी सम ट्रेड्स ऑफ मेटल एंड सम ट्रेड्स ऑफ नॉन मेटल। डक्टिलिटी की बात करूं तो मेटल्स आर वेरी डक्टाइल, वेरी डक्टाइल, एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सो मच डक्टाइल। नॉट डक्टाइल मैं लिख सकता हूँ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज वेलकम। नाउ क्लास, केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो द मोस्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो हमारे पास क्या होता है? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज वेलकम्ड इन केमिस्ट्री, ठीक है। इन केसेस में भी हमारे पास एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? बेसिकली दे कैरी ट्रेट्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। दे कैरी ट्रेट्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। सो क्लास, हमने क्या क्या पढ़ा आज? मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में भी। सो अगर मैं कहूँ क्लास दैट वाज ऑल फॉर टुडे, अब हम लोग आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जो ये वाले चैप्टर्स हैं इसमें जो एक टॉपिक है स्पेसिफिकली मेटल एंड नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस पे मैं एक और वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा, बिकॉज दैट वुड बी अ इंटरेस्टिंग वन एंड इट वुड बी अ लेंथी वन टू। ओके, सो प्लीज गाइज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, ओके, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू कैलिबर एकेडमी।